गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइन 2016 में जो इंडिया गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन इशू की थी, जो जारी की थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो मतलब खुद लॉयर है और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लॉयर है वो, तो आपको समझने में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूं इस मीटिंग में, और जितेश जी सर का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे को इस मीटिंग में इनवाइट किया और इस डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस पर बोलने का मौका दिया है। वेलकम सर, दोस्तों वेलकम। आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए मौका है कि आप हमारे लिए गाइडलाइन हमारे लिए आप बता रहे हैं, क्योंकि एक एडवोकेट जितना पढ़ के बता सकता है गाइडलाइन को, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। तो थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, जो आप बोल रहे हैं वही बात, एक आचार्य चाणक्य जो हुए हैं अपने बहुत महान, उन्होंने कहा था कि अगर किसी से राय लेनी हो या किसी से नॉलेज लेना हो तो किसी एक्सपर्ट से ही लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली कि मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना जो मीटिंग डेली हो रही है उसमें कुछ ना कुछ मैं अपना पार्टिसिपेट करूं। तो मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था कि क्या है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, बट मैंने सोचा कि जिस फील्ड से मैं हूँ तो क्यों ना उस फील्ड के बारे में ही लोगों को शेयर करूं कि जो गाइडलाइंस है 2016 में जो आई है उसको मैं शेयर करूं लोगों के साथ में, तो मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और लोगों को भी इस गाइडलाइंस के बारे में अच्छे से पता चलेगा। मैं चाहता हूँ कि ये गाइडलाइंस बनी कैसे है और उसका बैकग्राउंड क्या रहा है कि कैसे कानून बनता है, कैसे क्या होता है। तो जैसे कि 2010 या 11 में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, और इंडस्ट्री में ना तो गवर्नमेंट को कुछ पता था और ना ही इंडस्ट्री वालों को कुछ पता था कि कैसे काम करना है। तो जब 2010 में कंपनी को बंद किया था तो जो सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल्स पे काम नहीं कर रही थी, उनको तो कोई परवाह नहीं थी कि ठीक है बंद हो गया तो ठीक है हमारी दुकान बंद। और जो सिद्धांतों पर, डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करके काम कर रही थी, उनको बड़ा दुख हुआ कि यार हमने जो बड़ी मेहनत करके हमारा बिजनेस स्टार्ट किया है वो बिजनेस बंद हो गया है। तो उन्होंने अब क्या किया कि जैसे कि आप लोगों ने सबने अन्ना हजारे आंदोलन का नाम सुना होगा कि 2010 या 11 के आसपास उन्होंने आंदोलन किया था लोकपाल बनाने के लिए। तो उसी तरह जितने भी जो लोग सिद्धांतों के साथ में डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे थे उन लोगों ने आंदोलन किया किसके लिए कि डायरेक्ट सेलिंग में कानून बनना चाहिए कि जो सारी कंपनियां उसमें काम कर रही है उस कानून को फॉलो करे। और उसी तरह 2016 में जो यहाँ डेट लिखी हुई है 9 सितंबर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये नोटिफिकेशन निकाला, एडवाइजरी टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज टू फॉलो द मॉडल गाइडलाइंस। तो अब मैं आप सभी को, जो उन लोगों ने जिस आंदोलन करके या गाइडलाइंस बनी है, पहले मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्हीं की बदौलत हम ये गाइडलाइंस आप सबके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। उन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से ये गाइडलाइंस हमारे सामने आई है। अब ये गाइडलाइंस जो उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 की जो इशू की गई है किस लिए, रेगुलेट द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए ये गाइडलाइंस इशू की गई है। उसका काम क्या है? हेलो सर, प्लीज एवरीवन म्यूट योर माइक। सब अपना माइक म्यूट कर ले तो थोड़ा इंटरप्शन ही होगा। सर एक बार मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, और एक बार सर विकास सर आप अपने आप को अनम्यूट करना, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। विकास सर आप अपने आप को अनम्यूट करो एक बार। विकास सर अनम्यूट करो। म्यूट कर दिया है। ठीक है, ठीक है सर, अब स्टार्ट कीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा सर। स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं आप? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है सर। हाँ आप ठीक है। हाँ हाँ, ऑल राइट। तो दोस्तों अब इसका काम क्या है? पहला तो बिजनेस को रेगुलेट करेगा डायरेक्ट सेलिंग और मार्केटिंग का, और जितना भी और कानून बनाएगा कि जिससे इंडस्ट्री रेगुलेट हो सके और उसमें स्ट्रेंथ, उसमें और मजबूती आ सके। अब जो मेरी प्रेजेंटेशन होगी उसको मैं 8 भागों में डिवाइड कर रखा है आज की प्रेजेंटेशन को। अब आज की प्रेजेंटेशन में 8 भाग इस तरह के हैं। पहला तो डेफिनेशन कि
डायरेक्ट सेलिंग में कौन क्या होता है, किसका काम क्या है, कि डायरेक्ट सेलर का काम क्या है, कंपनी का काम क्या है, उनकी डेफिनेशंस की वो उनको हम कैसे समझ सकें कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बनने से पहले और बनने के बाद में उसके दायित्व क्या है, एक डायरेक्ट सेलर का दायित्व क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच में संबंध क्या होता है, अगर आपका डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कोई उसने आपके साथ में धोखाधड़ी कर दी है तो उसका कैसे समाधान होगा। उन 8 भागों में पहला भाग आता है डेफिनेशंस का। डेफिनेशन में पहला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट कर रखा है नंबर 3 पे, वो है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट वो होता है कि जो जिससे आप नया किसी को प्लान शो करते हैं, अगर आपको किसी आप पहले से किसी कंपनी में और किसी को प्लान शो करते हो और वो कंपनी में नहीं है जुड़ा हुआ, तो वो प्रोस्पेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट सेलर कौन होता है, ये जो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पहले से है, उसको कंपनी ने अपॉइंट किया है प्लान शो करने के लिए। अब नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क, अगर किसी डायरेक्ट सेलर ने अपने को किसी बंदे को इंट्रोड्यूस किया है या किसी को स्पॉन्सर किया है, उन सारे लोगों का एक जो ग्रुप बनता है उसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कहते हैं। अब जो चौथा पॉइंट, छठा पॉइंट आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। अब इस डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायरेक्ट सेलर सामानों को बेचता है या सर्विसेज को बेचता है अदर देन अंडर अ पिरामिड स्कीम। इसमें सीधा लिखा हुआ है कि जो पिरामिड स्कीम के अलावा जो सारा काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आएगा। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे फर्दर कि ये डायरेक्ट पिरामिड स्कीम होता क्या और नहीं होता है। अब डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या होता है, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो होती है जो कि पिरामिड स्कीम के अलावा काम कर रही है, उनको हम डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के अंदर में काम करेंगे। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, नेटवर्क मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज है, जितना भी एमवे, एटोमी, अपना वेस्टीज, सारा कंपनीज को हम बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। अब जो मैंने ग्रीन हाईलाइट अंडरलाइन जो कर रखा है वो कूलिंग ऑफ पीरियड है। कूलिंग ऑफ पीरियड भी हम समझेंगे, बट इस डायरेक्ट सेलिंग जो गाइडलाइंस है सबसे मेन समझने वाली बात है वो है कि पिरामिड स्कीम क्या होता है। जो सबसे बड़ी धोखेधड़ी या जो धोखेबाजी जालसाजी वाली जो कंपनियां होती है वो अधिकतर पिरामिड स्कीम में आती है, और उन्हीं को हमें समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। अब पिरामिड स्कीम को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं कि दो कोई अगर कंपनी पिरामिड स्कीम में आती है तो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कि दो चीजों से हम उनको समझ सकते हैं। पहला, तो अगर कोई कंपनी लोगों को जोड़ने के साथ में बेनिफिट देती है, अगर आप किसी एक आदमी को कंपनी में जोड़ो और उससे आपको पैसे मिलेंगे, और दूसरा कि अगर आप जुड़वाने के साथ में ही आपकी पोजीशन इंक्रीज होती है और जिसको आपने जोड़ा है उसकी पोजीशन कम होती है, तो वो जो कंपनी दो सिद्धांतों को फॉलो करती है कि लोगों को जोड़ने के साथ में ही बेनिफिट देती है, और जोड़ने के बाद में आपकी पोजीशन हायर, और जो नहीं जोड़ने जिसको आपने जोड़ा है उसकी पोजीशन नीचे वाली हो जाती है कि द सब्सक्राइबर इनरोलिंग द फर्दर सब्सक्राइबर ऑक्यूपाई हायर पोजीशन। जिसको मैं जोड़ता हूँ मेरी पोजीशन हाई हो जाएगी और जिसको मैंने जोड़ा है उसकी पोजीशन नीचे हो जाएगी। और ये तो बहुत ही बड़ी की जालसाजी के इन जो भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में जुड़ता है तो उसको ये बात बहुत जरूरी समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी आपको केवल जोड़ने के नाम पे पैसे दे रही है, मुनाफा दे रही है, तो उस कंपनी से बहुत ही दूर चले जाना चाहिए। अगर कोई आपको बुलाता है कि राहत इंदौरी साहब की एक बहुत बड़ा शहर है जिनका 2 दिन पहले देहांत हुआ है, कि वो बोलते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, उनको पहले से ही कह देना है कि भाई पहले से दूर रहिए, मेरे को पता चल चुका है ये पिरामिड स्कीम है और तू मेरे को धोखाधड़ी का करने का काम कर रखा है। ये तो हमने समझा कि पिरामिड स्कीम क्या होता है। बट अब कौन सी कंपनी जो कि पिरामिड स्कीम में नहीं आती है और जिनको हम कह सकते हैं कि ये पूरी सच्ची डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के नाम पे काम कर रही, वो जो अगर कोई कंपनी 7 सिद्धांतों को फॉलो करती है, 7 प्रिंसिपल्स को हम अच्छे से समझेंगे कि अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो उसके क्या क्या सिद्धांत है। पहला, कि वो रिसीव रेम्यूनरेशन ओनली इंसेंटिव्स, कि वो लोगों को जोड़ने के नाम पे कभी पैसा नहीं देगी। कि जो कहते हैं ना कंपनी की जोड़ने वाली कंपनी है, ऐसी कंपनी को कोई जोड़ने के नाम पे अगर आपको पैसा दे रही है, नहीं देती है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। सामान खरीदने की कोई उसमें जबरदस्ती नहीं हो। दूसरा, कि इट डज नॉट रिक्वायर पार्टिसिपेंट टू परचेज गुड्स, जिसमें सामान खरीदने पर आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी करती है कि ज्यादा दाम पे पैसे दे ज्यादा दाम पे आपको सामान खरीदवाने की जबरदस्ती करवाती है। और तीसरा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सिद्धांत है कि वो
आप पे रजिस्ट्रेशन चार्ज, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं. इट डज नॉट रिक्वायर ए पार्टिसिपेंट टू पे एंट्री फीस. कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में. जो तीसरी मटेरियल टर्म कहती है, मटेरियल टर्म क्या, कि इट अलाउस कि आपको रीजनेबल कूलिंग ऑफ पीरियड. ये चीज बहुत समझने वाली चीज है कि कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है. कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब कि आपको किसी ने जोड़ दिया है किसी कंपनी में, और कंपनी आपको अधिकार देगी कि आप कंपनी को बताकर कि मेरे को आपकी कंपनी में नहीं रहना है, मेरे को आप कंपनी से निकाल दीजिए या मैं कंपनी से जाना चाहता हूँ. एक एक टाइम पीरियड रहता है 6 महीने या 1 साल का, कि उस टाइम पीरियड के भीतर भीतर आप वापस कंपनी से निकल सकते हो. और छठा पॉइंट आता है, इट अलाउस फॉर ए बाई बैक और रीपर्चेज पॉलिसी. कि अगर आपको कंपनी का कोई सामान पसंद नहीं आया है, तो आप उस कंपनी के सामान को वापस लौटाने का अधिकार रखते हो, और कंपनी से उस सामान के वापस पैसे लेने के भी हकदार रहते हो. और सातवां पॉइंट रहता है कि आपका ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि आपको कंपनी के साथ में कोई भी समस्या है या कोई भी परेशानी है, तो उन परेशानियों को कंपनी आपका समाधान करेगी. तो ये 7 पॉइंट अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ते हैं, उससे पहले आप इन 7 पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि वो आपको ये 7 पॉइंट्स कंपनी फॉलो कर रही है नहीं कर रही है. कि मैं एक बार 7 पॉइंट्स वापस दोहराऊंगा, क्योंकि ये 7 पॉइंट्स बहुत जरूरी है आपको दिमाग में रखने के लिए और किसी दूसरों को बताने के लिए भी. कि पहला, कि आपको वो जोड़ने के नाम पे पैसा नहीं देगी. दूसरा, आपको इनकम तभी मिलेगी जब कोई आपको जिसने जोड़ा है, जिसने आपको आपने जिसको जोड़ा है, या आपकी टीम का, आपका नेटवर्क का, डायरेक्ट सेलर नेटवर्कर का कोई आदमी सामान खरीदता है या सर्विसेज लेता है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा. और कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेता हो, और मटेरियल टर्म्स की आपको कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा, और आपको सामान लौटाने की, ये 2 चीजें बहुत जरूरी रहती है कि आपको सामान लौटाने का हक है या नहीं है, और आपको कंपनी से बाहर निकलने का हक है या नहीं है. ये 7 चीजें अगर आपने समझ ली है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग है या कौन सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है जो आपके साथ में फ्रॉड कर रही है. अब दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं कि रेम्यूनरेशन सिस्टम क्या होता है. इन्होंने रेम्यूनरेशन सिस्टम को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि रेम्यूनरेशन सिस्टम हमारा कंपनी का कैसा होना चाहिए. उसमें भी 3 पॉइंट्स उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे हैं. कि पहला पॉइंट तो उन्होंने वापस रिपीट किया है कि इट डज नॉट रिक्वायर और पे बेनिफिट्स आउट ऑफ, कि जो जोड़ने के नाम पर आपसे कभी पैसा नहीं देगी, ज्वाइनिंग के नाम पे उसमें कभी पैसा नहीं मिलेगा, सामान की खरीद फरोख्त पर ही आपको पैसा मिलेगा. कंपनसेशन हमेशा क्लियर रहेगा कंपनी का, कि कंपनी तभी आपको पैसे देगी जब आप कोई सामान की खरीद या खरीद फरोख्त होगी, तभी आपको पैसा मिलेगा. और कंपनी क्लियरली डिस्क्लोज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन. बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि हर दिनों में उनका जो बेनिफिट कैसे मिलेगा, उस चीज को चेंज कर देती है. जो तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत समझने की चीज है कि आपको जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको ये चीज समझनी होती है कि कंपनी रेम्यूनरेशन सिस्टम कैसे दे रही है, आपको कंपनसेशन कैसे दे रही है. उस कंपनसेशन प्लान को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है. अब हम समझते हैं कि कंपनी चालू होने से पहले, अगर कोई कंपनी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुलना चाहती है, या कि कोई चालू होने से पहले उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी होगी, तो उस कंपनी को 7 चीजें फॉलो करनी बहुत जरूरी होती है. अगर कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं आने वाली है या चालू है, तो उन 7 चीजों में पहला चीज ये आता है कि टू बी रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी अंडर द लॉ ऑफ इंडिया. इसका रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि उस कंपनी को एमसीए में रजिस्टर होना बहुत जरूरी है. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सॉरी, एमसीए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी. कि कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको नगर पालिका या नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है. उससे कंपनी का जन्म होता है. उसके बाद में जिस भी कंपनी में वो काम करती है, तो उसको वो अपने आप हर इंडस्ट्री से डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. लेकिन पहला कंपनी के जन्म होने का जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेना बहुत जरूरी होता है. अब दूसरा इसमें आ रहा है कि मैंडेटरी ओरिएंटेशन सेशन. कंपनी चालू होने से पहले जितने भी लोगों को वो जोड़ती है, उन सब लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएगी. आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि अगर अगर आप किसी भी नए बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, तो वहां पे जो क्लिक लास्ट में क्लिक का ऑप्शन आता है, उस क्लिक वाले ऑप्शन पे 2 या 3 वीडियोस होते हैं हर कंपनी के वहां पे. और कंपनी वाले बताते हैं
कि कंपनी में क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। वही वीडियो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोगों को उसको देखना चाहिए, और जिनको भी आप जुड़वाते हैं उनको भी भेजना चाहिए कि वो आप प्लीज वो वीडियो देखें और कंपनी के बारे में अच्छे से प्रॉपर नॉलेज लें। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंपनी जो होगी लोगों को सारी जानकारी देगी कि कैसे रेम्यूनरेशन सिस्टम मिलेगा, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपके क्या दायित्व हैं। ये सारी चीजें कंपनी ज्वाइन करने से पहले जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाती है उनको सबको बताएगी। और चौथा पॉइंट ज्यादा जरूरी नहीं है, बट कंपनी अपने सारे बकाया डायरेक्ट सेलर्स को दे देगी। पांचवा पॉइंट है कि सामान लौटाने का अधिकार। अगर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में चालू होना चाहती है, कि जैसे हमने ये पहले भी देख लिया, बट कंपनी को चालू होने से पहले बताना होगा कि हम आपको सामान लौटाने का अधिकार दे रहे हैं। और सातवां पॉइंट वही कि वो कूलिंग ऑफ पीरियड भी दे रही है। बट सातवां पॉइंट समझने का बहुत जरूरी है कि उसके कंपनी के जितने भी मेन मेंबर्स होते हैं, कि डायरेक्टर्स, डीएम, सीईओ वगैरह, अगर लास्ट पिछले 5 सालों में अगर कंपनी का कोई आदमी उसको 5 साल की कोई सजा, 5 साल के भीतर में कोई सजा किसी कोर्ट ने दे रखी है, तो वो कंपनी नहीं चला सकता है। मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा है कि वो कंपनियां जिनके डायरेक्टर्स जिनको सजा हो रखी है और वो चल रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि उस अगर बंद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा उनको, कि अगर किसी कंपनी के कोई डायरेक्टर या कोई भी आदमी जो कि मेन की मैनेजर पर्सन जो कि कंपनी का मैनेजमेंट देख रहा है, उसको बहुत ही जल्दी वह बंद हो जाएगी। आठवां पॉइंट भी बहुत जरूरी है अपने लिए समझने का, कि उस कंपनी का अगर कोई कंपनी फॉरेन वाली कंपनी है या इंडिया की कंपनी है। फॉरेन की कंपनी है तो बहुत जरूरी है। आठवां पॉइंट ये ऑपरेशन इन इंडिया, कि उस कंपनी का भारत में एक ऑफिस होगा ही होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो उस ऑफिस में आप जाकर के आपका समाधान कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि कंपनी अगर बन जाती है, खुल जाती है, तो वो काम कैसे करेगी। उसके लिए भी कंपनी में 7-8 शर्तें दे रखी है कि उस कंपनी को 8 शर्तें फॉलो करनी ही पड़ेगी अगर वो कंपनी इंडिया में काम करती है। तो पहली शर्त यह रहती है कि अगर कोई कंपनी का जितना भी ट्रेडमार्क हो गया, या किसी भी वो फूड में या किसी भी सेलिंग में अगर कोई भी सामान वह सेल कर रही है, तो उस सामान का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट सारे कंपनी को चालू होने से पहले ही लेने पड़ेंगे। और दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है कि कंपनी लोगों को आईडी इशू करेगी, डॉक्यूमेंट्स इशू करेगी, कि जैसे कि जितने भी लोगों को आप ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपको एक नंबर देती है कि आपका ये आईडी नंबर है, तो कंपनी लोगों को एक आईडी नंबर भी जरूर देगी। और उसी आईडी नंबर से आप लोगों की पहचान होगी कि मैं एटॉमी में इस नाम से या इस नंबर से जाना जा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट बहुत ही जरूरी है, और बहुत डाउट होता है कि ये कंपनी हमसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्यों मांग रही है। तो इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है तीसरे पॉइंट में कि कंपनी शैल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स आइदर मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली। कंपनी जितना भी लोगों का जानकारी होगी वो कैसे रोकेगी, कि रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। और यहाँ पे उसमें जो लाइन आ रही है, कहती है कंपनी कहती है कि जितने भी कंपनी सामान दे रही है उनकी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, सामान की कीमत क्या होगी, सारी पहले लोगों को बताएगी। और जो बी पॉइंट में कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेरीफाई करेगी क्या आदमी का जिसको भी वो जोड़ता है उसका एड्रेस प्रूफ, उसका आइडेंटिटी कार्ड और पैन कार्ड। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि यार कि कंपनी में हमसे पैन कार्ड क्यों मांग रही है। पैन कार्ड का मांगने का, अगर जो कंपनी पैन कार्ड नहीं मांगती है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है। अगर वह पूरा पूरा फॉलो करती है अगर, तो वो डेफिनेटली कि आपका पैन कार्ड जरूर मांगेगी। और उसका मतलब सीधा सा ये कि वह कंपनी प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। चौथा पॉइंट है कि कंपनी एक प्रॉपर वेबसाइट मेंटेन करेगी, जो कि मुझे लगता है कि सारी कंपनियां करती है। और उस वेबसाइट में कि जितने भी उसके सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, कंपनसेशन प्लान क्या होगा। अब जो डायरेक्ट सेलर और कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड क्या होगा, वो सारी चीजें उसके अंदर में डालेगी।
वेबसाइट के ऊपर। और 5वां पॉइंट रहता है कि वो कंपनी की जितने भी, अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के महीने में कितनी सेलिंग हुई है, कितना लोगों को प्रॉफिट हुआ है, कितने लोगों को कितना कमीशन हुआ है, सारी पूरी कंपनी की पीरियोडिक अकाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, सारे लोगों की सारी परचेज का सारा डिटेल का वो वेबसाइट पे डालेगी और वो अकाउंट्स पे अपने लोगों को आसानी से देख सकते हैं। और 7वां पॉइंट बहुत जरूरी होता है कि बहुत सारी कंपनियां क्या होती है कि जितने भी टैक्सेस का प्रोविजन होता है वो उसको फॉलो नहीं करती है। अब 6वां पॉइंट बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शेल मेंटेन की, इसमें तो वैट वाला है कि जो गाइडलाइंस 2016 में आई थी उसके बाद में जीएसटी का प्रोविजन आ चुका है, बट जीएसटी के अलावा भी जितना भी टैक्सेस के प्रोविजंस हैं वो सारा कंपनी पूरा टैक्स के प्रोविजंस फॉलो करेगी। अब 7वां पॉइंट जो आता है कि मोटा मोटी इसमें आराम अराउंड 7 to 8 पॉइंट्स दे रखे हैं, 8 पॉइंट्स दे रखे हैं। 8 पॉइंट्स दे रखे हैं कि जिसमें कंपनी क्या नहीं करेगी। एक तो ऊपर था कि 7 पॉइंट्स की कंपनी को क्या करना चाहिए, अब 7 पॉइंट्स नीचे जो आ रहे हैं कि कंपनी को क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई कंपनी नहीं करेगी, किसी को गलत जानकारी नहीं देगी, और कोई जोड़ने का जो गलत तरीका जो नहीं अपनाएगी। और दूसरे में कि कंपनी कोई गलत फैक्ट नहीं लगेगी कंपनी का, कि अगर कंपनी का 100 करोड़ उसकी वर्थ वैल्यू है और वो बताती है कि हमारी तो वैल्यू ही 400 करोड़ है, तो अगर जो उन्होंने अपनी गलत जानकारी दी लोगों को, तो वो गलत जानकारी भी लोगों को नहीं दे पाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कि कंपनी लोगों को प्रलोभन नहीं देगी, कि प्रलोभन होता है कि आप अभी जुड़ जाइए कंपनी में, हम आपको इतना पैसा देंगे, अब पैसों बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही है जबकि ग्रोथ कंपनी नहीं कर रही है। और चौथा पॉइंट मैं चौथा पॉइंट में कि कोई कंपनी लोगों को गलत जानकारी नहीं देगी। 5वां पॉइंट आता है कि कंपनी, इस 7 पॉइंट्स में मोटा मोटी ये है कि कंपनी सारे सिद्धांतों को और सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही चलेगी। और 5वां पॉइंट आता है अपने कि फ्रॉड, कॉर्जन और हैरेसमेंट और अनकंसाइनेबल और अनलॉफुल मींस इन प्रमोटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। अब बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि जो अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखती है कि हम 100 दिन में आपके पैसे डबल कर देंगे, 200 दिन में आपका 4 गुना हो जाएगा, तो अगर कोई गलत तरीके से कंपनी प्रचार करती है तो वैसा भी नहीं हो पाएगा। और जी पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी और समझने लायक है कि रिक्वायर्ड इट्स डायरेक्ट सेलर टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट। इसमें जो लिखा हुआ है कि कंपनी कह रही है कि कोई बेनिफिट लेने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने की कोई जरूरत है। अगर आपको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है तो डायरेक्टली आपको एंट्री फीस के अलावा तो नहीं देनी होगी, बट उसके अलावा भी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। और उसमें एक सबसे जरूरी बात यह रहती है कि जितनी भी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि जो मंथली अपने डायरेक्ट सेलर से पैसा लेती है। वो डायरेक्टर मिनिमम जो पैसा भी इसमें मना कर रखा है, कोई कंपनी नहीं ले सकती है, कि जो मंथली कहते हैं कि यार आपको 100 रुपए तो देना ही पड़ेगा, 200 रुपए तो देना ही पड़ेगा, वैसा भी आप कोई कंपनी मंथली चार्जेस नहीं ले सकती है। ये मोटा मोटी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस गाइडलाइंस में दे रखा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे गाइडलाइंस में कि अब डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में रिलेशन क्या रहता है। फर्स्ट पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड पॉइंट पे हम सीधा आएंगे कि सेकंड पॉइंट में क्या, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें रहती है। उसमें हम देखते हैं, पहला तो वही कह रहा है कि नोट कंपेल, अगर आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगी सामान खरीदने के लिए। बहुत सारी कंपनियां कहती है कि आपको 6 महीने में इतना सामान तो खरीदना ही होगा, 4 महीने में तो इतना सामान आपको खरीदना ही होगा। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सिद्धांतों को फॉलो करती है, प्रिंसिपल पे चलती है, तो वो आपको कभी नहीं बोलेगी कि आपको 6 महीने में या 4 महीने में कोई सामान खरीदना है। कोई जबरदस्ती नहीं होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सामान खरीदने की। दूसरा, कूलिंग ऑफ पीरियड का हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरा पॉइंट बहुत ही जरूरी और समझने की वाली बात है, ये कि अधिकतर बहुत सारी कंपनियां कहती है कि 1 साल में आपको सामान लेना बहुत जरूरी होता है, बट इसमें डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में दे रखा है कि मिनिमम 2 इयर्स। अगर कोई डायरेक्ट सेलर 2 साल में अगर कोई सामान नहीं लेता है, ये चीज बहुत जरूरी समझने की है कि अधिकतर हम कहते हैं कि यार हमें अधिक उपभोक्ताओं को अधिकार मिलना चाहिए
ये अधिकार कंपनी को दिया गया है कि कंपनी को कहा गया है कि अगर कोई आपका डायरेक्ट सेलर 2 साल के अंदर कोई सामान नहीं खरीदता है तो आप उसको आपकी जो डायरेक्ट सेलर जो है उससे आप हटा सकते हैं। और अधिकतर जो कहते हैं ना कि 1 साल में तो आपको कोई मिनिमम सामान खरीदना ही पड़ेगा, वो मिनिमम सामान इसलिए रहता है कि एटलीस्ट आप कंपनी में बने रहें और कंपनी के मेंबर रहें। तो गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम 2 इयर्स 2 साल के भीतर आपको कोई ना कोई एक सामान खरीदना ही होगा। उसी में चौथा पॉइंट वापस वही कि बायबैक वाला ऑप्शन रिपीट हुआ है तो उसको मैं वापस नहीं दोहराऊंगा। अब क्लोज 5, अब आप जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं ये आपके लिए है कि इसमें कंपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में डायरेक्ट सेलर्स को भी बता रखा कि उनको क्या करना चाहिए और उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो हम पहले ही बताएंगे कि पहला जो आता है, अब अधिकतर डायरेक्ट सेलर्स क्या कहते हैं कि डायरेक्ट सेलर इंगेज इन डायरेक्ट सेलिंग शुड कैरी देयर आईडी कार्ड। अगर जितने भी लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जिनको काम करना है, अधिकतर लोग काम बताने से शर्माते हैं कि, और पहला और दूसरा मैं साथ में समझाना चाहूंगा आपको कि ये प्रिंसिपल्स क्या बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलर को कैसे काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग अगर किसी आदमी से मिलने जाते हैं और उनको सीधा बताते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, अगर आप सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स को, लोग कहते हैं कि मैं प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला आदमी हूँ, तो आप सीधा जाइए और उनको बताइए कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो आपका जो आधा हिचक है या आधी परेशानी हो तो वो तो वहीं खत्म हो जाएगी। कि गाइडलाइंस की दूसरा पॉइंट यही कहता है कि एट द इनिशिएशन ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेशन विदाउट रिक्वेस्ट ट्रूथफुली एंड क्लियरली आइडेंटिफाई देमसेल्फ द आइडेंटिटी ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। मतलब पहला तो आप खुद को बताएंगे कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ और आप किस कंपनी में काम करते हैं वो भी आप पूरे तरीके से बताएंगे कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी के क्या सामान है, कंपनी का क्या पर्पस है, किस उद्देश्य से आई है। उस तरीके से ही आप लोगों से बात करेंगे और उसी तरीके से आप लोगों को, आप उन लोगों से बात करने का आपका पर्पस क्या है वो आप लोगों को डायरेक्ट बताएंगे कि मैं इस कंपनी से आया हूँ और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूँ। तो क्योंकि अगर आप, मैं कहते हैं कि लोग जो सिद्धांतों पे चलते हैं तो कभी ठोकर नहीं खाते हैं। तो गाइडलाइंस में भी दे रखा है कि आपको कि किसी के साथ में पहले ही मत बताओ यार ये यहाँ चलते हैं एक मीटिंग में, अरे यार एक मीटिंग है तू वहां चल। क्यों मीटिंग में, क्यों आप आदमी को पहले ही बता दो कि यार कि आप हम उस मीटिंग में जा रहे हैं कि जहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के में। अगर बंदे का इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो पहले ही चला जा नहीं आएगा। अगर इसका थोड़ा भी सुन रखा होगा यार हाँ नहीं यार चल, तो डेफिनेटली आपकी बात भी सुनेगा और आपको बाद में आने के बाद में जरूरी कोई अपशब्द भी नहीं बोलेगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि ऑफर्स अ पर्सपेक्टिव कंज्यूमर्स एक्यूरेट और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब अगर आप किसी आदमी को बताते हो तो कंपनी के बारे में, पूरे सामान के बारे में पूरी जानकारी दोगे कि कंपनी के सामान ये है, पूरे डेमोन्स्ट्रेशन की, पूरे सामान का काम क्या है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो आपका पूरा उनका जानकारी दोगे कि उनकी कीमत क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, पेमेंट की क्या प्रोसीजर्स रहेगा कंपनी का। और इन्फॉर्मेशन, अब कंपनी, आप डायरेक्ट सेलर जो आपको क्या क्या चीजें उनको सप्लाई, अगर आप किसी आदमी से मिलने आते हो तो आपको टाइम लेने टाइम क्या क्या चीज बताओगे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपनी किन किन सामानों में डील करती है। और कंपनी को ये बात भी आप जरूर बताओगे कि हमारी कंपनी के पास में गुड्स रिटर्न की पॉलिसी है, कि हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है अगर उसका आपको सामान खराब लगता है तो आप उनको वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर उस डायरेक्ट सेलिंग का सामान में ऑर्डर को रिटर्न करने की डेट क्या रहेगी वो भी आप उनको बता सकते हो। आपका फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। ये तो नॉर्मल पॉइंट्स रह जाएंगे कि आपका रिफंड का पॉलिसी क्या रहेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड, बायबैक वाला ऑप्शंस, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। पांचवा पॉइंट बोलता है कि डायरेक्ट सेलर शिल कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्टिंग स्टेटिंग द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर जो, अब बहुत सारी कंपनियां जो होती है कि कंपनी की एक पूरी बुकलेट देती है कि पूरी बुकलेट में पूरा सामान, कंपनी के प्राइस क्या है, कंपनी के क्वालिटी क्या है, वो आप प्रॉपर जो कंपनी का बताया वो बुकलेट है उसी को फॉलो करेंगे, ना कि आपने कोई अपनी अलग से बुकलेट बनाई है और उस बुकलेट को आप फॉलो करते हैं। और अब एक डायरेक्ट सेलर क्या नहीं करेगा, जो करना है वो तो आप इसमें बता दिए। अब डायरेक्ट सेलर क्या नहीं करेगा उसको भी एक पॉइंट वाइज तरीके से बताया गया है कि मिसलीडिंग, डिसेप्टिव और अनफेयर प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेगा।
कि लोगों को गलत तरीके से जोड़ना और गलत तरीके से उनको ले जाना, और जितने भी फैक्ट्स हैं उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करेगा कि मेरी कंपनी ये है, मेरी कंपनी इस उद्देश्य से काम करती है, मेरी कंपनी ये प्रोडक्ट्स हैं, कौन से देश से आई है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज में है, और लोगों को गलत तरीके से कोई चीज उनसे छुपाएगा नहीं। प्रेजेंट एनी एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कि उसको कोई भी एडवांटेज नहीं देगा कि यार कि तू मेरे से जुड़ जा, मैं तेरे को ये फायदा दूंगा। ऐसा फायदा अगर कोई गलत तरीके से लोगों को भी डायरेक्ट सेलर नहीं जोड़ेगा। और चौथा पॉइंट जो इसमें ई पॉइंट आता है कि अगर आपको कंपनी की पता है कि हमारी कंपनी में ये गलत बात है, तो डायरेक्ट सेलर किसी कंपनी की गलत बात को छुपाएगा भी नहीं। और पांचवा पॉइंट इसमें ये बोलता है कि कंपनी से अनरीजनेबल तरीके से अगर ज्यादा पैसे भी डायरेक्ट सेलर नहीं लेने की बात करेगा। अगर कंपनी का प्रोडक्ट 200 रुपए का है तो कोई डायरेक्ट सेलर ये भी नहीं कह सकता है कि आप 200 रुपए के प्रोडक्ट्स को 300 रुपए में लेने की कोई बात नहीं कर सकता है। प्रॉपर लिटरेचर और ट्रेनिंग जो मटेरियल रहेगा कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ, वही प्रॉपर लिटरेचर दूसरे आपके प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं उनको प्रोवाइड करवाएगा, ना कि अपने मन से बनाया हुआ कोई अन्य प्रोडक्ट या डिटेल या लिटरेचर लोगों को देने का कोशिश करेगा। क्लॉज 6 बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर की, कंपनी और आपके बीच में क्या रिलेशन रहेगा। तो जब भी आप किसी आदमी प्रोस्पेक्ट को रजिस्टर करवाते हैं, तो रजिस्टर करवाने के बाद में एक एग्रीमेंट आता है हर कंपनी की वेबसाइट पर। उसमें पूरी डिटेल में लिखा हुआ रहता है कि आपकी कंपनी के अंदर में क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, कंपनी आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको कैसे काम करना है, आपको कंपनसेशन प्लान कैसे मिलेगा। आप लोगों से या तो नेक्स्ट मीटिंग में हम किसी कंपनी 3 या 4 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट सेलर्स को क्या क्या काम करना होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है और क्या क्या चीजों को ध्यान में नहीं रखना होता है। हम उस एग्रीमेंट को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि आपकी जो जिम्मेदारी एग्रीमेंट में आपने जो साइन कर दिया है उसको आपको फॉलो करना ही होता है। थोड़ी दिनों पहले मैंने सुना था कि किसी कंपनी में कि किसी डायरेक्ट सेलर को उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने कंपनी के सिद्धांतों को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया था। तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कंपनी के साथ में जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है, जो फॉर्म भरते टाइम आपने कहा था कि मैं कंपनी के सारे सिद्धांतों को मानता हूं या फॉलो करता हूं, उनको भी आपको बहुत पूरी तरीके से पढ़ना और समझना बहुत चाहिए। और कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जितने भी लोग उनके डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं आती है उनको नियमित तरीके से सुलझाए और नियमित तरीके से उनको समाधान करने की कोशिश करे। और जितने भी डायरेक्ट सेलर्स रहेंगे उनको प्रॉपरली मॉनिटर करेगा वो कि डायरेक्ट सेलर क्या काम कर रहा है और क्या नहीं काम कर रहा है। अब जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कंडक्ट ऑफ उनका ध्यान कौन रखेगा। अगर डायरेक्ट सेलर जितने भी कंज्यूमर्स रहते हैं, अगर उनके साथ में कोई भी धोखाधड़ी या कोई भी कुछ हो जाता है, तो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज एक गाइडलाइंस जो बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, उसी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को आप सीधा उसको कंप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपको इस कंपनी से कोई परेशानी है या किसी और कंपनी से कोई परेशानी है, तो उसका समाधान के लिए सीधा आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के पास में सीधा जा सकते हैं। हेलो जितेश जी सर। हेलो। सर वो सारा आपका, सर वही सारा आपका। हेलो। हेलो। हाँ सर वही जितेश जी सारा आपका। आवाज आ रही है। हाँ हाँ प्रॉपर तक सारी आ रही सर। हाँ प्रॉपर आ रही है ना। हाँ जी सर, हाँ जी हम्म सर। हम्म। तो दोस्तों ये जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में जो मोटा मोटी बातें थी वो कंप्लीट मैंने बता दी है। और जैसे कि मनी सर्कुलेशन और पिरामिड सिस्टम भी हमने पहले समझ लिया है। अगर आपको इस डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में और कुछ कोई समस्या हो कोई हो तो मैं जरूर आप लोगों को
समाधान करने की कोशिश करूंगा। अगर जितेश सर आपका या और किसी और का भी कोई भी समस्या हो तो मैं डेफिनेटली सबकी कोई ना कोई जो क्वेरीज रही होगी कि आपको समझने में कि कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग है या नहीं है, उसका पता कैसे करें, या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्या क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, या डायरेक्ट सेलर्स को क्या क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। डेफिनेटली अगर आप अब सबको अनम्यूट कर दें तो डेफिनेटली हम किसी का भी कोई डाउट है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे फर्स्ट तो मैं थैंक यू बोलूँगा आपको। और जैसे कि मैसेज भी बहुत सारे आ रहे हैं कि आपने बहुत, बोलते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट ओके, चीज़ आपने शेयर हाँ की तो है, सबके मैसेज आ रहे डेफिनेटली अभी हैं। चैट और बॉक्स में मैसेजेस देखता हूँ और डेफिनेटली वन बाय वन सबका आंसर करने का कोशिश करता हूँ। तो हम लोग है ना, आप सबको अनम्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और हम ये चाहेंगे कि जो भी लीगल जो चीज़ होती है उसमें आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें। टीम वर्क हम लोग करते हैं। थैंक यू। डेफिनेटली सर, सबको डेफिनेटली अनम्यूट। किसी का कोई हाँ बिल्कुल सर। क्वेरी तो नहीं रहा है, बट डेफिनेटली अभी भी किसी का कोई डाउट रहा हाँ सर, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है।